चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। तो ये जो वीडियो है ये आपका सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है, यानी कि इंग्लिश में है टोटल, ठीक है। और जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उनका हिंदी में मैंने अलग वीडियो जो है अपलोड ऑलरेडी किया है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश में है आपका, ठीक है, कंटेंट। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी वाले वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें पूरा कंटेंट आपका हिंदी में, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी हम लोग करवा रहे हैं क्लास 10 बच्चों का जो साइंस है उसका रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके साइंस का यानी एनसीईआरटी का हम रिवीजन करा रहे हैं। तो हमने जहां तक पॉसिबल हो पाया है हर एक उस पॉइंट को इस कंटेंट में इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम्स को बहुत इजी बना देगा, और आपका जो चैप्टर है उसको आप रिवीजन बहुत शॉर्ट वे में कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए, जैसे कि हमने यहाँ पर टॉपिक में भी आप देख ही पा रहे होंगे क्या लिखा है, रिवीजन नोट्स। किसका रिवीजन नोट है? तो आपका चैप्टर 1 यानी कि साइंस क्लास 10 क्विक रिवीजन करने वाले, यानी बहुत तेजी से जो हम लोग इसकी रिवीजन करेंगे। चलिए आइए तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से पॉइंट वाइज पॉइंट जो हम लोग इसको समझते हुए जाएंगे। द प्रोसेस इन विच न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जो नए सब्सटेंस बनते हैं नए प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, उस प्रोसेस को जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की, तो ये हाइड्रोजन है, इसका नेचर कुछ अलग है, ये कंबंशन का काम करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये आग को भड़काता है। तो ये दो है ना एलिमेंट है, अभी इन दोनों का नेचर कुछ अलग अलग है। जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। और वाटर का जो नेचर है वो अलग हो जाता है, ठीक है। इसी पूरी प्रोसेस को जो है हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, तो जो सब्सटेंस आपकी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको रिएक्टेंट, और जो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन नया प्रोडक्ट बनता है यानी जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है, द सब्सटेंस which take part in chemical reaction is called reactant, or the substance which are formed in chemical reaction is called product, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का पचना, ठीक है, रिस्पिरेशन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन है, वर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है। ये आपका एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहली एक्टिविटी में दिया हुआ है, वर्निंग ऑफ रिबन। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का जो रिबन होता है जब वो जलता है तो जलने के बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, ठीक है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज जो है उनको भी आप पढ़ें, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगी आपके एग्जाम्स को, ठीक है। तो दूसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ कट। आप जानते हैं कट भी जो एक फॉर्मेशन है वो भी आपका किसका पार्ट है, केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है बच्चों, ठीक है। फिर हमने लिखा है यानी कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो केमिकल रिएक्शन कब कब होता है या उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है। जब कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर है, आप जानते हैं कि वाटर जो है वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक सब्सटेंस अपनी स्टेट को भी चेंज करता है आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। कलर तो चेंज होता ही है, कलर तो चेंज होता ही है। अगर आप जाने तो जैसे ये आयरन है, ठीक है, आयरन का कलर कुछ अलग होता है और CuSO4 का कलर कुछ अलग है। तो अगर आयरन को अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं CuSO4 के साथ तो ये बन जाएगा Fe है ना, SO4। तो इसका जो कलर है वो अलग हो जाएगा, और ये जो उस समय जो सोल्यूशन था इसका कुल कलर डिफरेंट, तो कलर का भी जो है चेंजेज होते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसी प्रकार से टेम्परेचर में भी चेंजेस होता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप जानते ही हैं। एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। तो टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है, और कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा किसी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो उस समय हम इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको कोई रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। गैसेस भी निकलती है, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस भी इवॉल्व होता है, यानी गैस भी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये आपके एक शॉर्ट नोट्स है जो प्रिपेयर किया गया है आपके क्विक रिवीजन को देखते हुए। आप बहुत जल्दी से जो है अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं मात्र आधा से घंटे में, ठीक है। आधा घंटा ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा,
मैं ट्राई करता हूँ बहुत जल्दी इसको खत्म करो, ठीक है। तो वेज ऑफ रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है। तो एक तरीका हमारा क्या, एक तो तरीका हमारा वर्ड इक्वेशन यानी कि उसको वर्ड के फॉर्म में लिखा जाए, और दूसरा होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दर्शाया गया, वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक जो है यहाँ पर इन्होंने वर्ड के फॉर्म में लिखा है और सल्फ्यूरिक एसिड को भी वर्ड के फॉर्म में लिखा है। तो ये हो गया आपका एलएचएस, यानी इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्यों रिएक्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो आपके केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस हुई, उसके बाद जो नया सब्सटेंस बना वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा, और वो जो है एरो के राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस में लिखाता है। तो अब जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो बनता है जो कि बाहर निकलता है, उसी चीज को देखिए यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि Zn है और H2SO4 है, ठीक है। जब ये कंबाइन कर रहा है तो ZnSO4, ठीक है, और बन रहा है आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रोसेस को समझते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन किसको कहा जाता है, इस पे बात करते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम एलिमेंट जो एलिमेंट उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन एलिमेंट्स के सिंबल का यूज करके उस पूरे केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द शॉर्ट वे, ठीक है। उसी को जो है हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आई बात, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को उनके जो रिएक्टेंट उसमें इन्वॉल्व है, उन रिएक्टेंट्स का हम क्या करें कि बहुत शॉर्ट फॉर्म जो होता है उस शॉर्ट फॉर्म का यूज करें, और शॉर्ट फॉर्म का यूज करके उसको हम एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। वो जो हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा कि इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, यूजेज ऑफ सिंबल्स। उसमें जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं उसमें बहुत सारे सिंबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, सोडियम का Na हो गया, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। और दूसरी बात यह कि केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन किया जाता है उसमें, ठीक है। तो द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटेन ऑन, ठीक है, एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है, उस एरो के ऊपर या उस एरो के नीचे हम लोग उस जो प्रोसेस हमारी हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस हो रही है, वो कब हो रही है, कैसे हो रही है, उसको करवाने के लिए क्या किसी कैटलिस्ट का हमने यूज किया है, या हमने उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। तो उन सभी चीजों को हम रिएक्शन यानी कि जो हमारा एरो है उसके ऊपर यानी कि टॉप में, ठीक है, उसके ऊपर या उसके नीचे हम लोग इंडिकेट करते हैं। कैटलिस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कैटलिस्ट हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या घटाता है, बट केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेता है, उसी सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए आपको बात, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर इन्होंने दर्शाया कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है इन द एयर, मैग्नीशियम को जब हम लोग एयर में जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं एयर में, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाता है। तो होता क्या है यहाँ पर कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द मैग्नीशियम आफ्टर गेनिंग द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच आई स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक, यानी हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैग्नीशियम, देख रहे हैं आप, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन साथ जल रहा है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये व्हाइट कलर का हो जाता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्लास 9 में आपने मास कंजर्वेशन जो नियम है वो आपने पढ़ा है, जो रूल है। अकॉर्डिंग टू द मास कंजर्वेशन आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में मास ना तो कभी क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है। सो इसलिए हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। उनकी संख्या जो है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन ना तो हम एटम को बर्बाद करते हैं, ना मैटर को बर्बाद करते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ना बनाते हैं, ठीक है। इसलिए उसको बैलेंस करना बहुत नेसेसरी हो जाता है।
तो so number of element involved in the chemical reaction should be remain same as reactant and product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट में भी और एज वेल एज प्रोडक्ट में सेम होनी चाहिए। उस केस में वो केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट केमिकल इक्वेशन कहलाएगा विद द physical state of individual reactant or product which are involved in the reaction, which are written in the chemical equation. I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेरा स्टेप वाइज बैलेंसिंग यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड है तो एक रिएक्शन यहाँ लिखा गया है, केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये आयरन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये फेरिक यानी कि फेरिक ऑक्साइड तो नहीं बोल सकते इसको क्योंकि यहाँ पर आयरन के 4 पार्टिकल, आयरन जो है वो 4 एटम के साथ इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन जो है वो आपका 3 एटम के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आयरन का ऑक्साइड बना है, इसको हम लोग हेमेटाइड बोलते हैं। और यहाँ पर जो है देख रहे होंगे आप, ये हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकला है, तो ये हुआ कैसे, क्या प्रोसेस थी, कैसे इसको बैलेंस किया जाए। अगर हम इसको बैलेंस करने के नजरिए से देख रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैलेंसिंग, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आयरन के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो आयरन का आइटम है वो 1 है, जबकि प्रोडक्ट में आयरन कितने बार बढ़ रहा है, 3 बार बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। चलिए उसी चीज को हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि काउंट द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो है उसके दोनों तरफ आप नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आप काउंट कर लें। काउंट करने के बाद जो है वो आप उसको लिख लें। ठीक है, तो देखिए ये है एलिमेंट, ये है नंबर ऑफ आइटम्स एट द रिएक्टेंट साइड और ये हो गया नंबर ऑफ आइटम एट द प्रोडक्ट साइड। तो आयरन जो था वो आपका कितना था रिएक्टेंट में 1, जबकि प्रोडक्ट में कितना है 3। हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट में कितना था 2, जबकि प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में कितना है 1, जबकि प्रोडक्ट में 4 है। तो क्या लिखा है इन्होंने, पार्ट नंबर 3 यानी कि स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है कि सबसे पहले आप उसको इक्वलाइज कीजिए जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी, ऑक्सीजन की है जो कि प्रोडक्ट में है। तो उसी नंबर को जो है आपको रिएक्टेंट में उसके सामने पुट कर देना है 4। तो देखिए ये प्रोडक्ट में 4 था बच्चों। ठीक है, ये जो आप 4 देख पा रहे हो ये प्रोडक्ट में था, अब यही 4 आपने रिएक्टेंट में H2O के सामने लगा दिया। ठीक, ये हो गया बैलेंस। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या आपके पास 3 जो रिएक्टेंट में आपके पास आयरन है, तो आप उस 3 को कहाँ लगा दो, आप इसमें रिएक्टेंट में लगा दो। प्रोडक्ट में था 3 तो आप इसको रिएक्टेंट में लगा दो। अब जो है ये आपका बैलेंस हो चुका है। तो नाउ ऑल द आइटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइडेड, दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो चुके हैं। तो राइट द फिजिकल फीचर स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट को भी आप मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद जो इक्वेशन तैयार हुआ है वो आपका कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है, अब उसमें कोई भी एरर नहीं है। इसी तरह आप लोगों को भी जो है एग्जाम्स में लिखना है, ना आप उसकी फिजिकल स्टेट को छोड़ें, ना आप उसको बिना बैलेंसिंग करे लिखें। तो सबसे पहली बात को जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखें तो उसकी फिजिकल स्टेट को तो आपको मेंशन करना ही करना है, साथ में उसको बैलेंस करना ना भूलें, बैलेंस जरूर करें। बैलेंस करने के बाद इक्वेशन कंप्लीट आपका केमिकल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड स्टेट को एल से और गैसेस स्टेट को जी से, और जबकि जो एक्वस स्टेट होता है वो आपका एक्यू से स्टेट किया जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर 6 में क्या लिखा है कि राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ऑन द एरो अबव और बिलो। तो जो नेसेसरी कंडीशंस होती है किसी केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए, उन नेसेसरी कंडीशंस को जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, दे आर रिटेन ऑन द एरो एज द अबव और बिलो। ठीक है, तब जाकर के किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से हमारा चालू हो रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या उससे अधिक, ठीक है, रिएक्टेंट्स जब एक साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उस केस में वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने लिखा है कि A + B
ये कंबाइन होकर के क्या बना दिया इन्होंने ए बी। अगर मैंने लिखा कि ए प्लस बी सी है, इन्होंने कंबाइन होकर के क्या बना दिया ए बी सी बना दिया। ए प्लस बी प्लस सी है, ये कंबाइन होकर के क्या बन चुके हैं ए बी सी बन चुके हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें दो या दो से अधिक है ना रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको जो है हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, गैस है आपका, और ऑक्सीजन भी क्या था, वो आपका गैस है। उसी प्रकार से जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आप जानते हैं हाइड्रोजन जो गैस है वो जब मिलता है ऑक्सीजन गैस के साथ, तब जो है ये H2O क्या बना देता है, लिक्विड बनाता है। क्या बनाता है, लिक्विड। ठीक है, उसी प्रकार से कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड जब कंबाइन करेगा, ये सॉलिड है ना, कैल्शियम मोनोऑक्साइड जो है वो बच्चों कैसा है, सॉलिड। कैल्शियम मोनोऑक्साइड जो वो सॉलिड है, जब वो कंबाइन करता है वाटर के साथ, तो वाटर कैसा होता है, लिक्विड। तब ये कंबाइन करने के बाद बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्वस। क्या होता है, एक्वस, यानी कि लिक्विड विलियन इसको कहते हैं। आप पानी में घुला हुआ जो होता है उसको हम लोग एक्वस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी बाहर निकलती हो। ठीक है, जब रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने के बाद केमिकल प्रोसेस हुई, तो आफ्टर द केमिकल प्रोसेस प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, साथ में एनर्जी भी बाहर निकल रही है। उस प्रकार के रिएक्शंस को जो है हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब CH4 जो है वो आपका नेचुरल गैस है। जब इस गैस को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो CH4 है, ठीक है, इस CH4 गैस को जब जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो जलने के बाद जो है वो CO2 है ना, CO2 गैस बनता है, प्लस H2O गैस बनता है, और साथ में हीट भी बाहर निकलता है, यानी कि एनर्जी भी बाहर निकलता है। इसी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी आप इन सभी रिएक्शंस को आप याद रखें, साथ में इसका एग्जांपल जरूर याद रखें। एग्जांपल्स इज द मस्ट नेसेसरी, ठीक है, टू द राइट विद द आंसर। अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर के साथ एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी जो है क्वेश्चंस का मार्क्स आपको ठीक से मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिस्पिरेशन, यानी कि आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन जो है वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसे होता है, आप जानते हो जो आप खाना खाते हो, वो खाना आपके मुंह में आप लोग उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ोगे, फिर वो जो है आपके पेट के अंदर जाता है। ठीक है, पेट के अंदर जाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद फिर वो ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबाइन कर जाता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी निकलता है, और साथ में आपको एनर्जी मिलती है। एंड दैट एनर्जी यू हैव टू यूज द डेली वर्क। ठीक है, उसी एनर्जी का आप यूज करते हो अपनी डेली वर्क को करने के लिए, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। समझ में आई बात, उसी को रिस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई वी कॉल रिस्पिरेशन रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत डिटेल में बढ़िया से समझे। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप एनसीईआरटी की जितनी एक्टिविटी वाले पोर्शंस होते हैं आप उनको पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, ये जो निचोड़ यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी का ही निचोड़ है, वहां से बहुत बारीकी सारी चीजों को उठाया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप जानते हैं क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है, तब जाकर के उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको इसमें समझनी है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिमिल्टेनियस नहीं होता है, वो इटसेल्फ नहीं होता। ठीक है, उसको करवाया जाता है। तो करवाने के लिए क्या हो गया कि हमको उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा, या हमको उसको हीट प्रोवाइड करना होगा। तो हीट हम सनलाइट से भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको हीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस से जो हम उस रिएक्शन को करवाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल में भी लिखा होगा कि द रिएक्शन इन विच a compound split into two or more simpler substance is called decomposition reaction। यानी कि कोई भी कंपाउंड, कोई सिंगल कंपाउंड जब एक से दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक कर जाए, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को बनाए,
उसको जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए है जो टूट करके बी प्लस सी में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास कोई बी है ये टूट करके जो है मान के चलिए सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होते हैं उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन भी बहुत सारे टाइप से होता है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो ये थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब क्या होगा, हीट प्रोवाइड करके। थर्मल का मतलब होता है कि हीट प्रोवाइड करके हम रिएक्टेंट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। हीट प्रोवाइड करके रिएक्टेंट को ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम उसको ब्रेक करेंगे वो जो है दो या दो से अधिक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसलिए हम इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन इज लीड बाय द इन्वॉल्विंग हीट फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड से इसको हीट दिया गया, इसलिए इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो समझ तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर करना। आप लोगों का कमेंट हम लोगों के लिए मोटिवेट बनता है, काम करने की इच्छा जागरूक होती है, मन से काम करते हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए तो थर्मल डिकम्पोजिशन का कुछ कुछ रिएक्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हो गया आपका फेरस सल्फेट। ठीक है, Fe2SO4 ये आपका फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया है तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, यानी फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, साथ में SO2 और SO3 गैस भी बाहर निकला। ठीक है, तो जो FeSO4 था यानी कि जो फेरस सल्फेट था वो आपका ग्रीन कलर का था। जब ये ब्रेक कर गया तो ब्रेक करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बना, और आप जानते हैं आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो कलर भी आप याद रखें। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इससे कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर ये लाइमस्टोन होता है, जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये क्या होता है कि कैल्शियम मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक करेगा, और ये जो है ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका मार्केट में अवेलेबल है, क्विक लाइम। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है ना, चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वो एग्जांपल मेरा क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम वाटर आप ले, वाटर में हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड या कोई HCl भी आप डाल सकते हो। उस एसिड को क्यों डाला जाए वाटर में, इसलिए डाला जाए कि जब हम एसिड को पानी मिलाएंगे, दैट एसिड इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द वाटर। वो एसिड जो है वो वाटर में मिलने के बाद H+ आयन की संख्या को बढ़ा देता है। जब वो H+ आयन की संख्या को बढ़ा देगा और उस वाटर में जब हम इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे और जब करंट पास कराएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, उस समय H+ आयन बहुत तेजी से ब्रेक करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बहुत तेजी से ब्रेक करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ये H2O है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया गया है, तब जाकर के H2 और ऑक्सीजन जो है वो आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस कंटेनर को आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप बारीकी से देखें, समझें हर एक चीज को। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर एक की है, ये स्विच है, इस स्विच की मदद से हम सर्किट को क्लोज और ओपन कर सकते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें पानी भरा गया है। ठीक है, ये पानी है, आप याद रखें। ये रबड़ स्टॉपर लगा हुआ है, रबड़ स्टॉपर की मदद से पानी को रोका जा सकता है। ठीक है, इसमें से जो है वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये प्लास्टिक का मग है आपका, और इसमें से जो है वो ऑक्सीजन का गैस निकल रहा है, और ये आपका टेस्ट ट्यूब है। ये क्या आपका टेस्ट ट्यूब। तो आप जानते हैं कि जब ये ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम है। किसका एटम है, दो हाइड्रोजन का एटम है, और एक आपका किसका है, ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। तो ये जब टूटता है तो किस में टूटता है, ये टूटता है 2H+ में और O2- में टूटता है। ठीक है, जब ये टूटेगा, इसलिए देखो हाइड्रोजन का गैस ज्यादा भर गया है, देखो हाइड्रोजन का गैस ज्यादा भर गया है और ऑक्सीजन का गैस कम भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। तो डिकम्पोजिशन दो प्रकार से आप समझें, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन और एक वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा डिकम्पोजिशन क्या होता है, वो होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को आप रखें, वो ब्रेक कर गया, वो ब्रेक कर गया, यानी कि दो प्रोडक्ट में या दो से अधिक प्रोडक्ट में वो ब्रेक कर गया, उस रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्यों, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्योंकि वो ब्रेक किया इसलिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ इन्होंने कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब कोई डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो, जैसे कि सिल्वर है ना, सिल्वर क्लोराइड है, ये आपका ब्रेक करेगा तो AgCl2 में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार से AgBr है,
मतलब सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में जब ब्रेक करता है तो सिल्वर और ब्रोमीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से नोट करूंगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप लिखते हैं उसका एग्जाम्पल आप जरूर लिखें। एग्जाम्पल लिखते समय आप ये भी याद रखें, जो केमिकल रिएक्शन आप लिख रहे हैं, जिन कंपाउंड्स का आप यूज कर रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को आप लिखना ना भूलें। अगर आप फिजिकल स्टेट को नहीं लिखते, अगर आप उसको बैलेंस नहीं करते, आपका केमिकल इक्वेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा, मतलब वो आपका आंसर में काउंट नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो अब रिएक्शन इज यूज इन द ब्लैक व्हाइट, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी, आप सोचते हो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो रील वाले फोटो आप समझते होंगे, कैमरा जिसमें रील रहती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला होता था। उस समय ये इस रिएक्शन का यूज किया जाता था, इन रिएक्शन का यूज उस समय किया जाता था। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी, आजकल क्या होता है, मोबाइल के कैमरा से आपने फोटो खींचा, जैसा व्यक्ति ने कपड़ा पहन के रखा है सेम उसी प्रकार का फोटो आ जाता है, कलरफुल फोटो आ जाता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। लेकिन उस समय पहले, बहुत समय पहले का बता रहे हैं, मतलब 10 या 15 साल पहले, कैमरे, अभी भी कैमरे मिल जाएंगे रील वाले, उन कैमरों से जब फोटो खींचा था उसके अंदर रील रहती थी, वो रील जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट आपको फोटोग्राफी देता था। तो वो जो रिएक्शन हो, उसमें जो फोटोग्राफी होती थी, उसमें कौन सा रिएक्शन होता था, इसी प्रकार के रिएक्शन होते थे आपके, सेम जो यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन उसमें बोलेंगे जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, वो एनर्जी बाहर से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। द रिएक्शन, ठीक है, विच एक्वायर यानी विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक, है ना, रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि वैसे रिएक्शंस जो रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, यानी अपने आप को ब्रेक करने के लिए उनको बाहर से एनर्जी मिले, एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनको, बाहर से किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी। जैसे अभी हम लोग बात की ना इसकी, अगर हम सिल्वर क्लोराइड के बारे में बात करें, ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट ले रहा है, सन से लाइट ले रहा है, मतलब सन से एनर्जी ले रहा है, इसको एनर्जी चाहिए, इसको क्या चाहिए, एनर्जी, तब जो है वो Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये AgCl2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को जो है आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हैं। तो जितने भी मैंने डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस के एग्जांपल दिए, ऑल आर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स। समझ में आई बात? उन सबको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। समझ में आई बात? यानी कि वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा हुआ आयरन, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, CuSO4, ठीक है, ये साल्ट हो गया, और यहाँ पर ये बन रहा है क्या चीज, ये बन रहा है FeSO4, और यहां से निकल रहा है CO। तो आप देख रहे हैं ये जो आयरन है, वो आयरन जो है यहाँ पर आयरन वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से क्या ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपने आप को जाकर वहां पर रखेगा। तो उस केस में इसका सॉल्यूशन का कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, तो हुआ क्या कि आयरन नेल जो है वो बीकम, है ना, कैसा हो जाता है, ब्राउनिश इन कलर हो जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर जो है वो CuSO4 का वो चेंज हो जाता है डर्टी ग्रीन कलर में, यानी ब्लू कलर जो था CuSO4 का वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, और आयरन नेल जो था ब्राउन कलर, ठीक है, वो हो जाता है आपका ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कैसे हुआ, ये रिएक्शन के दौरान हुआ, क्योंकि आपका जो आयरन है वो जाकर के CuSO4 के साथ कंबाइन हो गया, इसलिए। ठीक है, एक और रिएक्शन है जैसे लिखा हुआ है जिंक CuSO4, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिंक जो है यहाँ पर अगर आप देखें कि जिंक जो है वो Cu से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जिंक ने Cu को CuSO4 में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसके तरफ बात करते हैं। आ रिएक्शन इन विच, है ना, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके आयंस जो होते हैं वो म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज देयर पोजीशंस, वो अपनी पोजीशन को इटसेल्फ चेंज कर लेते हैं। वो भी कौन से आयन चेंज करेंगे, पॉजिटिव आयन। ऑलवेज पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो अपने आप अपनी पोजीशंस को क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले।
ठीक है, कोई कंपाउंड से रिएक्टेंट में दो कंपाउंड है वो रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट है, सोडियम, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड है, आप देख रहे होंगे बेरियम क्लोराइड है। तो ये जो सोडियम है, ये जो बेरियम है, ये दोनों पॉजिटिव आयंस है। ये अपने आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि BuSO4 इज फॉर्म्ड, यानी कि जो BuSO4 है वो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कैसा प्रेसिपिटेट होता है? व्हाइट। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट हम उस, है ना, सब्सटेंस को बोलते हैं जो घुलता नहीं है, जो ऑयली इन नेचर होता है। प्रेसिपिटेट एंड दैट सब्सटेंस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो कभी घुलता नहीं, उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। सो इट्स कॉल्ड, है, इसलिए जो हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? उस रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो। जैसे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड वो भी आपका क्या है? प्रेसिपिटेट ही एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जब ऐड हो जाए तब उसको जो है हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए फ्रॉम द रिएक्टेंट, तब भी जो है वो आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे CuS आप देख रहे होंगे कॉपर है, ये ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया हीट देने पर, तब जो है वो CuSO4 बना, सॉरी CuO बना, यानी कि कॉपर मोनोऑक्साइड बना। ये जो है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। उसी प्रकार से CuO है, ये H2 है, जब इसके साथ दोनों आपस में कंबाइन कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको लिख करके आपको समझा देता हूँ। ये CuO है, ये है आपका वाटर, सॉरी वाटर बोलते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर आपका Cu है और यहाँ पर क्या बन जा रहा है? H2। तो आप देखें यहाँ पर इसमें जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जबकि यहाँ से ऑक्सीजन घट रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, सॉरी 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 यहाँ पर ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? द ऑक्सीडेशन, द रिडक्शन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट से हटना वो आपका रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसी रिएक्शन में देखो क्या लिखा है इन्होंने कि हाइड्रोजन में इधर जाकर के क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से CuO में से ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन Cu जो है यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है इज रिड्यूस टू द कॉपर। देखो आप, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया वाटर में, और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O में। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उस रिएक्शन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इस बात को भी आप इजीली तरीके से याद रखें, सिंपल तरीके से। ठीक है, कुछ इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन के जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो कोरिजन है, कोरिजन तो आप जानते ही हैं, जैसे लोहा के ऊपर, है ना, लोहा का ऑक्साइड बन जाना, वो आपका एक कोरिजन का एग्जांपल है। बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। लिखा है व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर, जब किसी मेटल को हम लोग रख दे, कहा मॉइस्चर में रख दे, तो होगा क्या? होगा क्या? एयर में रखें, एसिड में रखें, या फिर सम टाइम छोड़ दें कहीं ऐसी जगह पे जहां पर शीतुत गिरता हो, तो होगा क्या कि उस मेटल का हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो है बन जाता है उस मेटल की सरफेस पर। वो जो है वो उसको क्या करता है? उस मेटल को वीक कर देता है, उसको कमजोर कर देता है और धीरे धीरे जो है उसकी सरफेस जो है गड़ने लगती है, सड़ने लगती है, खत्म हो जाती है। तो खत्म होने के बाद उसको जो है हम लोग कोरेडेड मेटल या फिर हम लोग उसको कोरेजेड मेटल भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे ब्लैक आयरन तो रस्टिंग होता है, ये आप जानते हैं, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रस्टिंग होने के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का, यानी कि चांदी जो है, ठीक है, चांदी जो है वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसके ऊपर जब कोरिजन चढ़ता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, जबकि कॉपर जो है वो आपका कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का। कॉपर जो है वो आपका कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का। कॉपर ग्रीन कलर का होगा, सिल्वर जो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, जबकि आयरन जो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तीसरा है कि कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द, है ना, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग
पेंट्स जो होते हैं, पेंट को हम लोग करके भी जो है कोरिजन से बचा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आप जानते ही हैं, एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल के सरफेस को चढ़ाना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ये क्लास 8 में आप पढ़ के आए, 9th में पढ़ के आए। और गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है उस मदद से भी जो है हम लोग मेटल्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं फ्रॉम द कोरिजन, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है किसी, है ना, जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि जो फूडिंग मटेरियल होते हैं, जो फूडिंग मटेरियल होते हैं, उन फूडिंग मटेरियल का अगर टेस्ट चेंज हो जाए, उसको जो हम लोग रेसिडेटिंग बोलते हैं। होता क्या है कि जो फूडिंग मटेरियल है उनमें अगर ऑक्सीजन कंबाइन कर जाए तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो टेस्ट है वो जो है टेस्ट लेस हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है इन्होंने? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, यानी कि जो खाने के फैट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ना, ठीक है। उसी प्रकार से ऑयल, ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू द एयर, मतलब खाने को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उस खाने में क्या होगा कि ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद उसका खाना धीरे धीरे जो है टेस्ट होने लगता है, वो खराब हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको, उसी को जो हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द फूडिंग मटेरियल, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द फूडिंग मटेरियल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसी को जो हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो इट टेंड टू, है ना, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड। वो एकदम बैड स्मेल देगा, बहुत बैड स्मेल देगा। खाना जब खराब हो जाता है बहुत बैड स्मेल आता है, टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है, ठीक है। मेथड क्या है? मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से आप कैसे बच सकते हो? तो सबसे पहले दिया हो भाई, है ना, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हमको एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना चाहिए, उससे बचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाइट्रोजन है उसको जोड़ना चाहिए। कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, और ऐसे कंटेनर में खाना को रखना चाहिए जिसमें एयर ना घुस सके। ऐसे कंटेनर में खाना रखना चाहिए जिसमें एयर ना घुसे, इसलिए खाना को बना करके तुरंत खाना को ढकना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। वो जो खाना है वो आपका काफी लंबे समय तक चलेगा। सुबह में बनाया तो आप शाम तक खाओगे तो कोई टेस्ट खराब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिप्लेसिंग, है ना, एयर बाय नाइट्रोजन, यानी कि एयर की जगह आप नाइट्रोजन बने। आपने देखा होगा चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, जितनी भी चीजें आप खाते हो उन सब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चिप्स, कुरकुरे, जितनी भी पॉकेट वाली चीजें हैं, क्योंकि वो कब बने, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, कोई पता नहीं, तो उनका तो टेस्ट खराब होना चाहिए, लेकिन उनका टेस्ट एज ए बरकरार रहता है जिस तरह उनको फील किया जाता है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है उसके टेस्ट को टेस्ट लेस नहीं होने देता, सेम एज इट उसके टेस्ट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद है रेफ्रिजरेशन, ठीक है। रेफ्रिजरेशन की मदद से भी जो है, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हो गया भाई? रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि आप खाने को कहाँ रखो? फ्रिज में रखो, ठीक है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, खाना आपका टेस्ट रहेगा। समझ में आई बात? चलो, तो अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर का आपका खत्म हो गया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख लीजिए सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। आपके पास फिर यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस भी, आप उनको भी देख लीजिए। और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ, चैप्टर का पीडीएफ, इफ यू वांट टू, ठीक है, चैप्टर का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं शॉर्ट नोट्स का, तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम अकाउंट्स, गो इन द माय डिस्क्रिप्शन, है ना। आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको एक मिल जाएगा मेरा क्या, टेलीग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम अकाउंट को आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप हाय हेलो जो लिख सकते हैं आप लिखिए, फिर उसके बाद आपको जो है वहां से आपको मिल जाएगा क्या चीज, यहाँ का पीडीएफ, जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हो उस पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत आराम से दे सकते हैं, सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मुझे आशा है कि आप इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों को बताओगे, उनको भी जो है इस चैनल के बारे में बताओगे और उनको भी हमारे चैनल के साथ जोड़ोगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि अब हमारा रिवीजन चालू हो गया, आपका एग्जाम सो बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब नए चैप्टर के रिवीजन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए।